जापान में भूकंप आना एक आम बात है। यहाँ पर ये कुदरती आपदा 9 मैग्नीट्यूड तक पहुँच सकती है। एक पर ऐसा लगता है जैसे आपको हल्का धक्का लगा है, जबकि 9 पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर मौजूद है। मैं समझाता हूँ। हमारी ग्रह की सतह पृथ्वी के लगभग 12 बड़े टुकड़ों में बटी हुई है और वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। जिन जगहों पर ये टुकड़े एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान ठीक उस पॉइंट पर है जहाँ पैसिफिक प्लेट फिलीपीन सागर की प्लेट से टकराती है। ये टक्कर पानी के अंदर होती है और इससे बड़ी लहरें पैदा होती हैं। ये भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पानी की तबाही से बचने के लिए लोगों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट तट पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। हर भूकंप सुनामी नहीं लाता है। जब पृथ्वी के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और फासला पैदा करते हैं तो कई झटके लगते हैं। इससे घर, सड़क और जंगल तबाह हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के पानी के अंदर के भूकंप की वजह से सुनामी नहीं आ सकती है। बड़ी लहरें तब बनती हैं जब साइस्मिक एक्टिविटी की वजह से क्रस्ट वर्टिकली ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ती है। पानी का दबाव नीचे शिफ्ट होता है, जिससे एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी पानी को धक्का देती है और सुनामी पैदा करती है। ये बिल्कुल उसी थ्योरी की तरह है जिसमें आप एक पत्थर को पानी में फेंक कर छोटी छोटी लहरें बना सकते हैं। और ऐसे वर्टिकल भूकंप अक्सर जापान के तट पर आते रहते हैं। सबसे पहले एक लहर बनती है, इसकी रफ्तार बढ़ती है और जिसके बाद इसका आकार भी बढ़ जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर तक हो सकती है, जो लगभग एक 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। ये तट के करीब पहुंच रही है और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये रफ्तार एक कमर्शियल एयरलाइनर की आम रफ्तार जितनी है। हजारों टन वजनी लाखों गैलन पानी करीब आ रहा है। लहर किनारे तक पहुंच रही है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रही है। घर, पेड़, कार सभी इस खतरनाक कुदरती ताकत के आगे लाचार हैं। 2011 में जापान के नॉर्थ ईस्ट तट पर आई एक सुनामी इतनी ही जोरदार थी, इसने समुद्र तट और समुद्र तल के लैंडस्केप को ही बदल दिया था। ये बदलाव एक और खतरनाक कुदरती फिनोमिनन की वजह से होते हैं। वो है पानी के नीचे के भंवर। व्हर्लपूल आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जापानी लोग तट पर मौजूद गांवों की हिफाजत के लिए समुद्र तट के किनारे बांध बनाते थे, लेकिन लहरों ने इन दीवारों को आसानी से तबाह कर दिया था। इसलिए 2011 की आपदा के बाद उन्होंने जापान में नई बड़ी दीवार बनाने का फैसला किया। उन्होंने इस पर $10 बिलियन से ज्यादा पैसे और कई साल का समय खर्च किया। नतीजतन उन्होंने तट के चारों तरफ लगभग 440 बड़ी दीवारें बनाई। उन्होंने इन सेक्शंस को एक बांध में मिला दिया जो लगभग 400 किलोमीटर लंबा और 13 मीटर ऊंचा था। इसे शक्तिशाली सुनामी से तट की हिफाजत के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ तटीय गांवों को हटाकर ऊंचे इलाकों में बसा दिया। उन्होंने किनारे पर कुछ भी बनाने पर रोक लगा दी। इससे मिलने वाली हिफाजत के बावजूद काफी सारे रहने वाले लोग दीवार से खुश नहीं हैं। मछली का काम करने वालों के लिए इसने एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है। दीवार की वजह से समुद्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, इसलिए जहाज और नाव को किनारे पर डॉक नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग इस बात से नाखुश हैं कि उनकी खिड़कियों से अब नीले समुद्र के बजाय कंक्रीट की दीवार नजर आएगी। दीवार पर खर्च किए गए पैसे को वहाँ से और घरों को हटाने में खर्च किया जा सकता था। वहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि दीवार उनकी हिफाजत नहीं करती है, बल्कि ये सिर्फ हिफाजत का भ्रम पैदा करती है। एक बड़ी लहर की टक्कर से दीवार के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, साथ ही कंक्रीट और भी ज्यादा तबाही मचा सकती है। कुछ साइंटिस्ट इस बात से सहमत हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स को यकीन है कि दीवार 100% हिफाजत तो नहीं कर सकती है, लेकिन ये कुछ देर के लिए बाढ़ को रोक जरूर सकती है, जिससे लोगों को जगह खाली करने के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। ऐसे मौके पे हर मिनट कीमती होता है। भूकंप का सटीक अंदाजा लगाना नामुमकिन है, लेकिन भूकंप आने पर सेंसर से पता लगाया जा सकता है कि लहर को किनारे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। उदाहरण के लिए पिछली बार भूकंप के 5 मिनट बाद सुनामी की चेतावनी दी गई थी। तेज रफ्तार से चल रही कोई भी बड़ी लहर किनारे के करीब पहुंच सकती है। ऐसा लगता है कि लोगों को सुनामी से खुद को बचाने का समय ही नहीं मिलता है। खुशकिस्मती से जापान के नागरिक इसके लिए तैयार हैं। वो लगातार सुनामी इवैक्यूएशन ड्रिल्स में हिस्सा लेते हैं। वे आने वाली बाढ़ के दौरान
सही तरीके से काम करना सीखते हैं। उनके पास एक कार्य योजना होती है जो सुनामी से उनकी जान बचा सकती है। जापान के तटों को सिर्फ सुनामी से ही खतरा नहीं है, यहाँ अक्सर पानी की ताकत आग की ताकत के साथ मिलकर कहर बरपाती है। 2010 में टोक्यो के दक्षिण में कुछ 100 मील की दूरी पर इवो जिमा द्वीप के पास समुद्र की गहराई से एक भारी लेकिन धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर लाखों बुलबुले सतह पर आने लगे। पानी गर्म होकर उबलने लगा। इसका तापमान इतना गर्म था कि इसमें आसानी से एक अंडा उबाला जा सकता था। गर्म इलाका एक स्टेडियम के आकार जितना बड़ा हो गया। इसके साथ सुपर हीटेड स्टीम हवा में फैल रही थी। तभी पानी से मिट्टी के टुकड़े निकलने लगे। इस पॉइंट पर सब खत्म हो गया था। पानी ठंडा हो गया था। समुद्र की सतह फिर शांत हो गई थी। उस दिन पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फटा। कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन 2021 में ऐसा फिर हुआ। जापान के कोस्ट गार्ड ने बताया कि इलाके में तेज वॉल्केनिक एक्टिविटी होने वाली है। ज्वालामुखी फटने से गर्म भाप और गैस पानी से बाहर निकली और हवा में 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ गईं, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी से लगभग 2 गुनी ऊंचाई है। एक बड़ा ज्वालामुखी उठा और धीरे धीरे सतह पर आने लगा। ऊपर से अगर आप इस जगह को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं है, ये घोड़े की नाल के आकार का एक पूरा द्वीप है। जैसा कि साइस्मोलॉजिस्ट अपने मेटाफर्स को मिक्स करते हैं, वो कहते हैं कि ये ज्वालामुखी द्वीप आइसबर्ग का सिरा है। पानी के नीचे अभी भी काफी वॉल्केनिक जगह है। हवा गैस और राख से भर जाती है। आसमान धुंधला हो जाता है। साइंटिस्ट ज्वालामुखी की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम ये क्या तबाही मचा सकता है। जापान के तट पर पानी के अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट आम बात है, लेकिन ये घटना अपने आप में अनोखी है। पानी के नीचे के ज्वालामुखी फटकर ऊपर की तरफ लावा नहीं छोड़ते हैं। उनके ऊपर मौजूद पानी काफी दबाव पैदा करता है। जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है, पानी तुरंत उसे समुद्र तल पर दबा देता है। लाखों गैलन लावा डूबता है, ठंडा हो जाता है और ज्वालामुखी के इर्द गिर्द जम जाता है। ये लावा पृथ्वी की चट्टान की मोटी परत बनाता है। पानी के नीचे के ज्यादातर विस्फोटों से समुद्र की सतह पर कोई बदलाव नहीं होता है। सतह पर द्वीप तभी निकल कर आ सकता है जब कोई ज्वालामुखी काफी सारा मैग्मा रिलीज करे। अगला ज्वालामुखी विस्फोट इसकी एक और मोटी परत बनाता है। लाखों साल गुजरते हैं और बहता हुआ लावा पहाड़ की शक्ल ले लेता है। लगातार विस्फोट से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ जाती है। परत दर परत ठंडा लावा ऊपर की तरफ उठने लगता है और फिर एक दिन ये सतह पर निकल के आता है और एक द्वीप बन जाता है। तो 2013 में एक मौजूदा द्वीप के बगल में जमीन का एक छोटा टुकड़ा दिखाई दिया। पानी से निकलकर ज्वालामुखी धीरे धीरे बढ़ने लगा और आखिरकार द्वीप से जुड़ गया। इस द्वीप का इलाका 2 साल बाद 12 गुना बढ़ गया। इस द्वीप से लगातार भाप निकलती रहती है और इसकी सतह गर्म लावा के बहाव से भर जाती है। ज्वालामुखी अजीब हरकतें करता है और किसी को नहीं मालूम कि ये कब शांत होगा। एक बार लोगों ने इसी तरह के द्वीप पर एक छोटा सा शहर बनाया था। ये जगह आज भी मौजूद है। ये टोक्यो के दक्षिण में स्थित है और इसे आओगाशिमा कहा जाता है। लोग तबाही को लेकर काफी ज्यादा परेशान नहीं है, जबकि वो जानते हैं कि आखिरी बार मई 1785 में यहाँ एक ज्वालामुखी फटा था। मैं उस समय यहाँ नहीं था। तब तक लोग वहाँ एक शहर बसा चुके थे। फिर एक दिन हजारों परिंदे अचानक उड़ गए और द्वीप से चले गए। इसके बाद जमीन हिलने लगी। द्वीप की गहराई से एक भारी लेकिन हल्की आवाज आने लगी। जंगल से ढके हुए ज्वालामुखी से गैस की स्टीम निकलने लगी। ज्वालामुखी से आसमान की तरफ धूल और बड़े बड़े पत्थर निकलने लगे। विस्फोट जल्दी में नहीं हुआ था, ये कई हफ्तों तक चला। तब से 200 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और ज्वालामुखी अभी भी सो रहा है। उन्होंने शहर को दोबारा बनाया। अब ये जगह एक सपने की तरह लगती है। शायद यही वजह है कि लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते। एक नए विस्फोट के खतरे के बावजूद लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। यहाँ कई थर्मल स्प्रिंग्स हैं। द्वीप की मिट्टी काफी उपजाऊ है और आसपास का पानी मछलियों से भरा हुआ है। ज्वालामुखी कभी भी जाग सकता है। खुशकिस्मती से मीटियोरोलॉजिकल और साइस्मिक सर्विस ज्वालामुखी की हरकतों की निगरानी करती हैं। तो कोई अंदाजा लगाया